नमस्कार। हमला हुआ था रजौरी में, उसके बाद बहुत सारी डेवलपमेंट्स मतलब पाकिस्तान के डीजीआईएसपीआर यानी कि पाकिस्तान की डिफेंस फोर्सेस के स्पोक्स पर्सन को बाहर आकर के एक्सप्लेनेशन देना पड़ा। बहुत सारे एक्सप्लेनेशन दिए उन्होंने। एक एक्सप्लेनेशन ये भी था कि हम इंडिया के अंदर घुस सकते हैं, अभी टैंक चलेंगे, तेल होगा तब तो अंदर घुसोगे, तुम वहां से कैसे घुस जाओगे। खैर, ये सारी चीजें पाकिस्तानी आवाम को बेवकूफ बनाने का तरीका। और उसके बाद आज अब्दुल बसीत जो कि इनके फॉर्मर एम्बेसडर हैं, इनके फॉर्मर फॉरेन सर्विस ऑफिसर है, उन्होंने ये बोला कि इंडिया की तरफ से रिटेलिएशन तो हो सकती है, लेकिन ये रिटेलिएशन तब तक नहीं होगी जब तक G20 की प्रेसिडेंसी हाथ में है और एससीओ की प्रेसिडेंसी हाथ में इंडिया के। ये भी एक सोचने वाली बात है कि मोदी से कुछ उम्मीद करना कि मोदी का बिहेवियर ऐसा होगा, उससे बड़ी बेवकूफी कोई नहीं होती। प्राइम मिनिस्टर मोदी वो काम करते हैं जो कि पहले नहीं हुआ होता। बालाकोट इतिहास में कभी नहीं हुआ था, और ऐसा भी हो सकता है कि उससे पहले ही कुछ गेम हो जाए। हाँ, एक बात तो अब्दुल बासित ने मानी कि हाँ, रिटेलिएशन आएगा। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ सुमित पीर साहब, इंटरनेशनल एनालिस्ट। सुमित पीर साहब, पहली चीज ये जो बासठ साहब की को जो डर लगा हुआ है, वो ये बोल रहे हैं हमारी फोर्सेस जवाब दे सकती हैं और इंडिया अभी ऐसा काम नहीं करेगा, अगले साल इलेक्शन है तब कर सकता है। किस हद तक सही है? देखिए रोहित भाई, सबसे पहले आपको नमस्कार, प्रणाम, सभी दर्शकों को प्रणाम व साधुवाद। देखिए, मैं कल एक पाकिस्तानी चैनल पे था तो मुझसे पूछा कि रिटेलिएशन होगा। मैंने कहा होगा और 100% होगा और जरूर होगा, तैयार रहो। अब सवाल ये है, आसमान से होगा, जमीन से होगा या समुंदर से होगा? होगा तो जरूर, तैयार हैं आप। और मैंने कहा लास्ट टाइम 1 के 10 लिए थे, अब की बार रेशो बढ़ाएंगे। लास्ट टाइम 1 का 10 था रेशो, अब की बार पूरी मंशा है रेशो बढ़ाने की। तो रोहित भाई, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अभी तो होगा नहीं, अभी तो आप एससीओ ये हो। मैंने कहा जहां मुझ जैसे और मेरे भाई रोहित जैसे साधारण लोग का दिमाग खत्म होता, वहां से मोदी जी का दिमाग शुरू होता है। एंड इफ somebody thinks he can predict Modi and his moves, you are living in a fool's paradise. मोदी जी वो करेंगे जिसकी किसी को उम्मीद नहीं हो। मोदी जी वो सोचेंगे जहां आप और हम सोच नहीं सकते, और मोदी जी वो करके दिखाएंगे जिसके बारे में किसी को सपना ना आया हो। लास्ट टाइम देखिएगा, एक मैसेज भिजवाई थी, अभिनंदन को छोड़ दो वरना 9 बजे हमला करूंगा। मुझे तो वो सौदागर का डायलॉग याद आया, हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, जगह और वक्त भी हम तक मुकर्रर करेंगे, बंदूक और गोली भी हमारी होगी। तो आपको याद है कुरैशी कब कपा रहा था, बाजवा के घुटने कांप रहे थे और इमरान खान को पसीने आ रहे थे। ये पाकिस्तान के पार्लियामेंट में कहा गया, हमने नहीं कहा, पाकिस्तान के पार्लियामेंट में कहा गया कि तुम तो भैया, तुम्हारी तो हालत टाइट हो गई। क्या एक मैसेज जो है 9 बजे हम हमला करेंगे। अब मुझे बताए रोहित भाई, बाजवा साहब ने क्या गलत बोला? हम तो 2 साल से ये कह रहे आपुर में, ये इस चीज को तो भाजपा साहब ने वैलिड किया। मैंने तो हमेशा विद स्टैटिक्स विद डाटा बताया कि पोजीशन कितनी एम्यूनिशन की, आपकी टैंकों की हालत क्या, आपके जहाजों की हालत क्या है, आपके एम्यूनिशन क्या, आपके फूड रिजर्व्स क्या है। देखिए, अगर आप वॉर डिप्लोमेसी को देखें, 15-20 चेक बॉक्स होते हैं। उन 15-20 टिक बॉक्सों में से पाकिस्तान से इकोनॉमी है, फॉरेन एक्सचेंज है, एम्यूनिशन है, फ्यूल है, फूड है, रिजर्व्स है, मोरल है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, जियोपॉलिटिकल स्टैचर है, देयर आर अ लॉट ऑफ पैरामीटर्स। एक भी पैरामीटर पे पाकिस्तान जीरो है। अब मैं बोलूं भैया वो बाल और फरसों से लड़ेगा, लठ लेके आ जाएगा लड़ने, भाई तलवार लेके आ जाएंगे, गजवा हिंदी तो करना है, पर रोहित भाई खाना भी तो चाहिए ना उसके लिए। लास्ट टाइम आप मजाक कर रहे थे सुमित भाई, ये बिना बिजली के गजवा हिंद कैसे होगा? अब की बार समस्या बढ़ गई, बिजली तो आई नहीं, खाना भी नहीं है। अब खाना तो चाहिए ना, रोटी तो चाहिए ना, कैसे चलेंगे? अब घोड़े पे चढ़ के भी आओगे तो घोड़े को भी तो खाना देना पड़ेगा। अब भाजपा साहब ने बोला तोप है उसमें तेल नहीं है, मिसाइल है उड़ती नहीं। जीएफ, एक बात बताए, आप और मैं कितने शो पे बोल सकते हैं जंग फाइटर अंडर 18 JF-17 को बोल चुके हैं। अब कमर जावेद बाजवा इसको वैलिडेट कर रहे हैं। जंग, मैंने कहा ना JF-17 नहीं उड़ता, 2 कंट्रियों ने लिया था, दोनों ने ग्राउंड कर लिया। F-16 उड़ने की हालत में नहीं है, एविएशन फ्यूल नहीं है, उसका असला नहीं है, बारूद नहीं है, खाइबर टैंक गर्म होती है, रेडिएटर उसका गर्म हो जाता है। ठीक है जी। ड्रोन ऐसे जिनमें 2-2 मिसाइलें दागते कुछ होता नहीं।
बंदूक है तो उनका एम्यूनिशन नहीं है, इनकी वैसे एम्यूनिशन फैक्ट्री हो तो आजकल यूक्रेन के लिए एम्यूनिशन बना रही है, सच्चाई ये है। तो अब ऐसी परिस्थिति में जहां 200 लोग आटे की लाइन में मरते हो, हमें बहुत दुख है, आपको मेरे को बहुत दुख है, बेचारे गरीब लोग हैं, नॉर्मल लोग हैं, हमारे आप जैसे लोग हैं, नहीं होना चाहिए था। 200 लोग आटे की लाइन में मरते हैं, पर यहाँ मुंह दिखाई का 2-2 करोड़ आ रहा है, दुल्हन का घूंघट उठा के मुंह दिखाने का 20 लाख आ रहा है, और दुबई में शादी करो तो 200 करोड़ का शगुन आ जाता है। तो यहाँ 4 पावरफुल लोग हैं, मुल्ले, मिलिट्री, आईएसआई और ये पॉलिटिशियन। इनकी तो मौज है पाकिस्तान में, बाकियों की कुछ है नहीं। अब बाजवा साहब ने पोल पट्टी खोल दी। मैंने आपको क्या कहा था रोहित भाई, आपको याद होगा जब सीज फायर हुआ था, मैंने नेशनल टीवी पे और आपके चैनल पर कई चैनलों पे कहा था, मैंने कहा रोहित भाई सीज फायर इसलिए नहीं हो रहा, उनकी मंशा साफ है, सीज फायर इसलिए हो रहा उनकी औकात नहीं है लड़ने का, गोली का पैसा नहीं है, मोटार का पैसा नहीं, गोले का पैसा नहीं है, टैंक है तो तेल नहीं है। यही मैं नेशनल टीवी पे भी कह चुका हूँ। अब देखिए आज रिटायरमेंट के बाद कमर जावेद बाजवा यही कहते हैं। मैं तो कहता मैं बाजवा साहब की तो बड़ी मुश्किल नौकरी है, आपने फौज की वर्दी पहना दी, अब तोप ऐसी दी जो चलती नहीं है, जहाज ऐसा दिया जो उड़ता नहीं है, समुद्री जहाज आपने चाइना से खरीदे वो डॉक हुए पड़े हैं, और बाजवा साहब को क्या करे, IMF को फोन करो, अमेरिका को फोन करो, दाएं को फोन करो, बाएं को फोन करो, पैसे लाओ। अरे भाई फौजी कलेक्टर थोड़ी ना मनी कलेक्टर। और ये जो फिर सौदा हुआ जवेरी का, सौदा भी तो किसी ने किया है ना जवेरी का, ड्रोन तो पाकिस्तान की जमीन से उड़ा या नहीं उड़ा। और सबसे अच्छी बात, पाकिस्तान की तैयारी आपको एक चीज से दर्शाती है, पता किससे, DGISPR की ही मैं बात करता हूँ। जब लास्ट टाइम हमारा वो मिसाइल गलती से छूटा था, ब्रह्मोस मिसाइल जो अनलोडेड था, आपको याद है DGISPR ने प्रेस ब्रीफिंग की, मुझे बुलाया जी पाकिस्तानी मीडिया पे, सुमित जी बताओ, तो वो जनरल साहब कह रहे मिसाइल ऐसे उड़ा, फिर यूं गया, फिर यूं गया, फिर यूं गया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर यूं गिरा। तो मैंने बोला अच्छा ऐसे गिरा, आपने देखा? बोले हाँ देखा। मैंने कहा अरे खुदा के बंदे, 3 मिनट 72 सेकंड तक तुम क्या गड्ढा होने का वेट कर रहे थे कि गड्ढे का डायमीटर देख के देखूंगा मिसाइल कितनी बड़ी है? तुमने किया क्या? अरे रोहित भाई, $200 का चीनी रडार बता देगा मिसाइल कहां से आई कहां गई। मेरे भाई आप क्या गड्ढा होने का वेट कर रहे थे कि गड्ढे के डायमीटर से बताएंगे मिसाइल छोटी थी बड़ी थी? HQ-9 HQ-10 इनके पास एयर डिफेंस सिस्टम है, चाइना का आउटडेटेड। वो इतना डिफेंस सिस्टम है, वो इतना रिलायबल सिस्टम है, जैसे वो आपके यहाँ हमारे यहाँ वो देसी कट्टा नहीं होता कि खुद ही फट जाए, तो वो कई बार खुद ही फट जाता है, तो इतना रिलायबल मिसाइल सिस्टम है, आउटडेटेड है। मैंने मैडम से पूछा, मैंने कहा मैडम ये बात तो ठीक है, पर आप जनरल साहब से ये तो पूछे, जनरल साहब 3 मिनट 72 सेकंड तक आप क्या कर रहे थे? पिक्चर बना रहे थे क्या? स्क्रीन प्ले लिख रहे थे? मतलब आप सलीम जावेद के रोल पे आ गए थे क्या? मौसी वाला डायलॉग लिख रहे थे क्या? आपने क्या किया इंटरसेप्ट करने के लिए? What was पाकिस्तान doing to intercept it? Answer is nothing. ये है पाकिस्तान की तैयारी, अपने क्षेत्र में आए हुए मिसाइल का वो इंटरसेप्ट नहीं कर पाए। और रोहित भाई ये क्या कहते हैं, हम भारत को मुंह तोड़ जवाब देंगे, हम भारत की टेरिटरी में युद्ध को ले जाएंगे, हम भारत को मजा दिखा देंगे। बाजवा साहब ने पोल पट्टी खोल दी तो ये DGISPR वालों को तो मजबूरी में आना पड़ा, सामने आना पड़ा, कुछ इससे ज्यादा डेस्परेशन, इससे ज्यादा झूठे लोग कुछ हैं? मैं इसी DGISPR से आपके माध्यम से पूछता हूँ, अरे भाई जब वो मिसाइल आया था उसको तो आप रोक नहीं पाए, अपनी जमीन पे आप भारत के खाली मिसाइल को नहीं रोकोगे, भारत की जमीन पे आके भारत को मारोगे, खाइबर टैंक लेके, JF-17 लेके, न उड़ने वाला F-16 लेके, मतलब आपके पास है क्या? मतलब क्या लेके आओगे? या आपने घोड़ों की बटालियन पाल दी? हाँ घोड़ों की बटालियन हो सकती है, घोड़ों तलवार की बटालियन हो सकती है, मुझे उसके बारे में ज्ञान नहीं, शायद आपको पता हो कोई घोड़ों तलवार की बटालियन हो। भाई किसी के हाथ में तलवार, किसी के हाथ में बाला, किसी के हाथ में तीर कमान फरसा, तो ऐसे भी आते थे। लठेतों की बटालियन हो सकती है, मतलब ये बटालियन हो सकता है इन्होंने पाल रखी हो, ये आएंगे। रोहित भाई आप सब छोड़िए, तहरीक तालिबान 8,000 लोग, हम उनके खिलाफ जंग करेंगे, नेस्तो नाबूद करेंगे, पहले दिन से कह रहा हूं उनकी औकात नहीं है आधा घंटा लड़ने की। तहरीक तालिबान 8,000 लोगों से ये नहीं लड़ पा रहे। आपने देखा भी किसी कौन सा पुलिस स्टेशन था स्वात में, वहां सुसाइड बॉम्बिंग हुई,
14 पुलिस वाले मार गया, 2 सुसाइड बॉम्बर, 14 पुलिस वाले। तहरीक तालिबान वालों से लड़ने की औकात नहीं है। 8000 लोग हैं वो, बस कंधे पे राइफल है। भारतीय सेना से, जो दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, आवर आर्मी इज द बिगेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड विद आर्मी रिजर्व्स वी आर 2.5 मिलियन, 25 लाख, थर्ड मोस्ट पावरफुल मिलिट्री इन द वर्ल्ड। उससे ये लड़ेंगे, उससे ये लड़ेंगे? क्या सोच के, क्या सोच के? ये क्या कोई सीरियल बना रहे हो क्या? अलिफ लैला है क्या? अलिफ नहीं लगता, सबसे अलिफ लैला है। जादुई कालीन आएगा, जादुई तारीख आएगा, जिनको रगड़ के निकालेंगे और बस कर देंगे हमला। मुझे बताएं, या तो ये बताएं जनरल बाजवा झूठ कह रहे हैं, बताएं जनरल बाजवा झूठ कह रहे हैं। फिर अगर जनरल बाजवा ने झूठ इतना बड़ा कहा, उन पे कोर्ट मार्शल करें। जनरल बाजवा को अरेस्ट करना चाहिए, उन्हें सलाखों के पीछे डालना चाहिए, उनकी प्रॉपर्टी जब्त करनी चाहिए। भाई अगर आपका स्टिंग जनरल ये कहता है, अब डीजीआईएसपीआर वाले क्या करें? भाई आसिम मुनीर साहब एलओसी गए थे। एलओसी जाने से क्या आप में ताकत आ जाती है? एलओसी जाने के बाद तो पुंछ वाला छोटा मोटा हमला कर सकते हो, उतनी आपकी औकात है। बाकी इनकी सेना 4 बार कश्मीर लेने तो आई थी, ले तो पाई नहीं। अब भी कश्मीर कहाँ पता है ना? नहीं पता तो गूगल मैप पे देख लो। औकात है तो आके ले लो भाई, औकात है तो आके ले लो। आप बताइए, जिस कंट्री में 200 लोग आटे और चावल की लाइनों में मरते हो, जो हमें पूरा दुख है, मतलब वो इंसानी बात है रोहित भाई, इसमें कुछ हिंदुस्तान पाकिस्तान वाली बात नहीं, हमें दुख है। आपके पास तेल नहीं है, आपके पास खाना नहीं है, आपके पास दवाई नहीं है, आपके पास कुछ नहीं, आप कह रहे हो कि भारत के अंदर जाके लड़ेंगे। मतलब मुझे लगता है या तो कंवर जावेद बाजवा को अब इंद्रजल कॉमिक्स लिखनी चाहिए, या डीजीआईएसपीआर को अलिफ लैला लिखनी चाहिए। फैसला कर ले दोनों में से, क्योंकि दोनों में से एक तो झूठ बोल रहा भाई, दोनों में से एक तो झूठ बोल रहा है ना, या तो वो झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। अब दोनों सच नहीं बोल रहे, दोनों झूठ नहीं बोल रहे, दोनों में से एक झूठ बोल रहा है। मतलब ये चीजें पाकिस्तान की इंटरनल कंजप्शन के लिए ठीक है। अब दुनिया के किसी मिलिट्री एक्सपर्ट से पूछिए, मैं तो कई बार कह चुका हूँ टीवी पे भी, इनके चैनलों पे, मैंने कहा पाकिस्तान हैज न्यूसेंस वैल्यू, थ्रेट परसेप्शन हमारा तो चाइना से, आपसे थोड़ी ना है। और आप एक बार बताएं, राजनाथ सिंह जी का आप बयान देखिए, डॉक्टर जयशंकर साहब का बयान देखिए, क्या कहते हैं? द सिचुएशन इन एट LAC इज वॉलेटाइल, करेक्ट? उन्होंने कभी LOC का नाम लिया है? नहीं लिया ना। इनकी तो औकात ही नहीं, इनकी तो मतलब जिनकी औकात है उनका नाम लेंगे ना, इनकी तो औकात ही नहीं है भाई। चाइना के साथ सिचुएशन एट LAC इज वॉलेटाइल, डॉक्टर जयशंकर, राजनाथ सिंह जी, ठीक है। प्रधानमंत्री अमित शाह जी, इशारा चाइना की तरफ होता है, ठीक है। कोई इनका नाम लेता है क्या? अबे इनको सुर्खियों में आने के लिए इतनी मजबूरी हो गई कि सुर्खियों में कैसे आए, मुझे समझ नहीं आता। 70 साल से आप अपने जनता का बेवकूफ बना रहे हो। अब आपका जनरल जाते जाते सच बोल रहा है रिटायरमेंट के बाद। यार अगर वो झूठ बोल रहा तो अरेस्ट करो ना उसे, कोर्ट मार्शल कर दो ना उसे, तो ट्रीजन है। फिर तो वो आपकी देश की इज्जत खराब कर रहा है, आपकी बेइज्जती करा रहा है, आपकी नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट को कंप्रोमाइज कर रहा है फिर तो। और ये ऐसा मुल्क है जहां प्राइम मिनिस्टर को फांसी पे लटका देते हैं, जहां प्रेसिडेंट के आमों में बॉम्ब लगा देते हैं, जहां बेनजीर को मारा जाता है। याया खान के साथ क्या हुआ, सीनियर भुट्टो के साथ क्या हुआ, जवलाख के साथ क्या हुआ, बेनजीर के साथ क्या हुआ, रिकॉर्ड तो इनका बहुत बढ़िया है ऐसे मामलों में। तो औकात है, अगर बाजवा साहब गलत बोल रहे तो बाजवा साहब को ऊपर आप यू टेक हिम टू टास्क। व्हाट इज स्टॉपिंग यू? क्या रोक रहा है? किस चीज से डर लग रहा है? राइट, किस चीज से डर लग रहा है? अच्छा ये भी कि डर सता रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक होगा, और फिर भी बोल रहे हैं हम हर चीज को कर सकते हैं, हम हर चीज पे एक्शन ले सकते हैं, इंडिया में अंदर घुस सकते हैं। और डीजीएसपीआर 1 साल बाद आए वो, क्योंकि बाजवा साहब ने बात ही ऐसी बोल दी कि टैंक चलते नहीं, तेल नहीं है, ये वो, तो आना पड़ा मजबूरी में। 1 साल बाद भाई को आना पड़ा। अच्छा, इनके घर में सारे ऐसे ही हैं बुर्के वाले? आर्मी चीफ आज तक नहीं दिखा, वो ISI चीफ, वो भी अपनी फोटो तक हटवा देता है। वो जब बिल गेट्स आता है तो उसमें से फोटो वो फोटोशॉप से हटवा लेता है। सारी आर्मी बुर्के में घूम रही है, और ये भी पहली बार आया भाई साहब। अब जो आदमी स्पोक्स पर्सन है, उसका तो काम है मीडिया के सामने आना,
वो भी पहली साल कितने साल नौकरी करेगा, 100 साल, तब 100 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेगा। ठीक है, एनीवेज आए हैं पहली बार और आके बोल रहे हैं कि कश्मीर तो अटूट अंग नहीं है। उनको हिस्ट्री किसी ने बताई नहीं क्या? 47 से पहले तो पाकिस्तान इंडिया का था, तो कश्मीर कैसे अटूट अंग नहीं है, ये भी कोई बता दे। ये चीजें जो ये इंटरनल कन्वर्जन, कहीं आपको लग रहा है कि ये जो सारी बातें हो रही हैं। अच्छा, आज एक चीज और बोली कि हमारी फौज के जवानों में जो जज्बा है वो जिहाद से आता है। अब फौज को जिहाद करने की नौबत आ गई भैया। फौज को लिटरली जिहाद के लिए बोला जा रहा है कि आप जिहाद कीजिए। दिल तो है नहीं, जिहाद से निकल जाए शायद कहानी। तो ये किस रास्ते पे चलती फौज है जिसको जिहाद और जज्बा और ये सब, आई कांट अंडरस्टैंड। देखिए रोहित भाई, 2-3 चीजें। पहले देखिए इनके यहाँ किताबें रेडिकलाइज हो गई है। इनको लगता है दुनिया की हिस्ट्री जो 75 साल पहले शुरू हुई है या ज्यादा से ज्यादा 1400 साल पहले शुरू हुई है। देखिए जो किताबों में पढ़ाया जाएगा वही तो पढ़ेंगे ना। अब कश्मीर थी ऋषि कश्यप की भूमि। अब ऋषि कश्यप कब थे? हजारों साल पहले। पर इनके लिए जो इतिहास है ना 74 साल 75 साल पुराना ही है। हजारों साल पहले तो उन्हें पता ही, कह रहे दुनिया ही शुरू हुई 74 साल पहले। तो इसलिए इनकी गलती नहीं है। अब देखिए वो शेख रशीद कहता था हमारे पास आधा किलो 1 किलो का वो एटम बॉम्ब है, 1.5 पाव का एटम बॉम्ब है, 1 पाव का एटम बॉम्ब है। वो भी इन्होंने इजाद कर लिया, राइट। और फिर इनके इमरान खान नियाजी साहब के पास जिन ब्रिगेड थी, ये भी एक अजूबा था। कौन किसी के पास जिन ब्रिगेड नहीं थी। अब देखिए आप एक बात देखिए आप, तो इनसे इतिहास की उम्मीद ना करें। इनसे इतिहास की उम्मीद, इतिहास ही नहीं आता, पढ़ा ही नहीं गया ना। अब जो ये कायदे आजम थे वो तो शिया थे, जिन्ना साहब। वो तो वाइन भी पीते थे, वो तो पोर्क भी खाते थे। और ये जो भुट्टो साहब हैं, सीनियर भुट्टो, उनकी माँ तो हिंदू थी, उनकी मदर तो हिंदू थी। जिन्ना साहब के फादर हिंदू थे, कन्वर्टेड, शिया में कन्वर्ट हुए थे। अब जो जिन्ना साहब की 2 बहनें हैं एक्सेप्ट फातिमा जिन्ना, बाकी तो यहीं रह गई। उनकी तो खुद की बेटी यहीं रह गई हिंदुस्तान में। ये इनकी किताबों में पढ़ाया नहीं जाता क्योंकि ये सूट नहीं करता नैरेटिव को। अब रोहित भाई एक बात बताया, ये आप इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं मतलब देश के, आपको क्या मैं समझाऊं। रोहित भाई जब फौजी है, आपने देखा लोंगेवाल में एक छोटी सी सिख रेजिमेंट थी हमारी, 125 सिख थे। पूरी बटालियन आई, पूरी टैंक रेजिमेंट आई। कुलदीप सिंह चांदपुरी और उसके 100 सिखों ने इनकी नानी बुला दी, इनको कब्रिस्तान बना दिया इनके टैंकों का। वही इंडियन एयरफोर्स भी सुबह तक नहीं आई थी। लोंगेवाल में ये हमारे 100 सिखों को पार नहीं कर पाए, सिख भाइयों को, 100 सिक्स बस। और कुलदीप सिंह चांदपुरी पूरी बटालियन, पूरी रेजिमेंट लेके आए थे। हैं? तब तो तोपें चलती भी थी, उनमें गोला भी था, उनमें डीजल भी था। और आज की परिस्थिति देखिए। और आपको बॉर्डर पिक्चर का गाना, वो डायलॉग याद हो तो कहता है, जंग जीतोगे तो गाजी कहलाओगे, नहीं तो गजनवी कुछ कहलाओगे, नहीं तो शहीद कहलाओगे, चढ़ाई कर लो। और कुलदीप सिंह चांदपुरी ने क्या कहा था? कह रहा जिस गंदे नाले से है मैं तुझे वहीं सट दूंगा। हमारे 125 सिख भाइयों के सामने पाकिस्तान की सेना फेल हो गई। जब भाग रहे थे कह रहे इंडियन एयरफोर्स हमें कबूतरों की तरह मारा, पाकिस्तानी एयरफोर्स कहाँ है? और लोंगेवाला तो कोई फिक्शन नहीं है ना, ये अली बाबा नहीं है ना, इंद्रजिल का, ये तो सच्चाई है। इनको भारतीय सेना का ये डर है, इन्हें डर लगता सिख से, इन्हें डर लगता भारतीय सैनिक से। लोंगेवाला में तो दिखा दिया ना जौहर, ठीक है। आज की परिस्थिति देखिए, वो तोप है जो लोंगेवाला तक भी नहीं पहुंचेगी, है तो उसमें गोला नहीं है, LMG उसमें बुलेट नहीं है, डीजल ही नहीं है। अब डीजल नहीं है तो क्या बोलेंगे? पहले तो सिपाही फिर भी चलता था, अब तो उसको जहाद की पट्टी पढ़ानी पड़ेगी। भाई तू जहाद कर, तू ये जा, बोलेगा कोई नहीं, कहता साहब बंदूक नहीं। कह रहा जहाद के लिए बंदूक क्यों चाहिए? क्या कहता साहब जहाज का कैसे? कहता तलवार लेके चला जा। कह रहा साहब तलवार नहीं, कहता छुरी लेके चला जा, नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू लेके चला जा, चला जा। जहाद करना है, गजवा हिंद करना है। अब देखिए ये जहाद, गजवा हिंद, गाजी, गजनवी, काफिर, कातिल, यही तो चीजें बचेंगी। जब बारूद नहीं है, असला नहीं है, सामान नहीं है, कुछ नहीं है, तो करेंगे क्या? व्हाट विल दे डू? आप जैसे देखिए, हमने पीछे कसाब की बात की थी। कसाब के बाप को कितना पैसा मिला रोहित भाई? 2 लाख रुपए, ठीक है। और एक बढ़िया क्वालिटी का बकरा कितने में आता था तब पाकिस्तान में? 2 लाख रुपए का। बकरे की कीमत पे अगर जहादी मिल गया तो क्या दिक्कत है?
राइट। तो उसको भी तो जिहादी समझाया था ना, उसको भी तो बताया था ना, जब तू मरेगा तेरी बॉडी से खुशबू आएगी गुलाबों की, तू जन्नत जाएगा, तेरे साथ ये होगा, तेरे साथ वो होगा, उसको भी तो यही समझा के भेजा था ना कसाब को। अब वही फॉर्मूला फौज पे अपना रहे हैं। देखिए फौजी तंजीम का 6 बिलियन का प्रॉफिट है, बारिया भी है, असगरी भी है, शाहीन भी है, सब पैसे कमा रहे हैं। बाजवा साहब की वाइफ के अकाउंट में तो $600 मिलियन मिलता है, छोटा सा चेंज। अब जो जनरल फौजी है, जो गरीब घर से आता है, जो बेचारा जिसको ये सोचते मरने के लिए पैदा हुआ है, उसको तो यही पट्टियां पढ़ाई जाएगी, गाजी, गजनवी, जहाद। अगर बाला फरसा लेके भेजना हो तो क्या समझाओगे भाई? अगर आप मिलिट्री टैक्टिक से जाओगे, बोलेगा हमारा स्ट्राइक कोर कहाँ है, हमारे पास टैंक्स की कैपेबिलिटी क्या है, हमारी ओवरऑल कैपेबिलिटी क्या है, वो पूछेगा, सवाल पूछेगा ना, पूछेगा नहीं पूछेगा? आपके पास डीजल सही नहीं है बात तो है। क्या बोलोगे? एम्यूनिशन नहीं है तो क्या बोलोगे? 2 दिन का एम्यूनिशन पड़ा आपके पास, क्या बोलोगे? खाना नहीं है, क्या बोलोगे? फिर उसको आप भुट्टो साहब का डायलॉग बोलेंगे, हम घास खाएंगे पर एटम बॉम्ब बनाएंगे। बोलेंगे देख बेटा, एटम बॉम्ब तो बन गया पर अब कुछ दिनों तक घास खाओ, खाना नहीं है। यही तो बोलोगे ना। तो ये चीजें, जिस चीज को ये टेररिस्टों को मोटिवेट कर रहे थे, अब उस चीज से आर्मी को मोटिवेट। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट पकड़ा, ये बहुत बेहतरीन पॉइंट पकड़ा आपने, क्योंकि इस चीज से 30 साल तक, अब इनका कॉन्फिडेंस देखिए। बोले यार हम 30 साल तक ये टेररिज्म तो चलाते रहे, ये यही 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 गाने गा गा के, ठीक है। अगर 30 साल तक टेररिज्म चल सकता है तो 2-5 साल तक फौज को तो चला ही सकते हैं, जब तो पाकिस्तान नहीं टूटता। एक आध जंग खींच लेंगे, फिर बोल देंगे सॉरी बैकफायर। और हर एक जनरल और बड़े आदमी के पास 2-2 पासपोर्ट तो ही, पैसा उनके पास है, वो जहाज पकड़ना है, निकल जाना, बोलता तुम जाने, तुम्हारा खुदा जाने, हम तो निकल लिए सर। ये सच नहीं है कि 79 हाई रैंकिंग ऑफिसर्स लास्ट ईयर इमिग्रेटेड टू कनाडा? किस किस पाकिस्तानी अफसर के पास डबल पासपोर्ट नहीं है? पहले मुझे इस मुल्क की एक विडंबना समझ नहीं थी, डबल पासपोर्ट अलाउ क्यों करते हैं? वाई आर दे अलाउइंग डबल पासपोर्ट? हम तो नहीं करते, क्योंकि डबल पासपोर्ट है, पैसा निकाल लिया आपने, चार्टर्ड प्लेन पकड़ लिया, जय माता दी, कल्टी। अब वो जो बेचारा मर गया, नहीं मरा, नहीं मरा, कोई बताओ। तो इनके तो एक्सपीरियंस है ना इंडोक्ट्रिनेशन का। और आप एक चीज तो भूल रहे हैं, इनके पास एक मौलाना ब्रिगेड भी है। ये मौलाना ब्रिगेड बोलेंगे जहां जन्नत, ये वो, गाजी, गजनवी, फिर और ये 4 लोग रूल करते हैं पाकिस्तान को। तो ये तो टैक्टिक है रोहित भाई, इट इज अ वेरी स्मार्ट टैक्टिक, आई वुड से। अगर आपको किसी को सुसाइड मिशन पे भेजना, कुछ तो समझा के भेजोगे ना। राइट। इंडिया को छेड़ना तो सुसाइड मिशन है। अब देखिए, जिन्होंने हमारे 5 राष्ट्रीय राइफल के जवान मारे, दे आर डेड मैन वॉकिंग। मैंने तो बोला पाकिस्तान चले, मैं कहा दे आर डेड मैन, उन्हें हम 100% मारेंगे, 100% मारेंगे, राइट। पर जब उसको उसको भी तो कुछ समझाया होगा ना, जन्नत वन्नत कुछ तो समझाया होगा, कुछ पूरे पूरे इधर उधर तो बताया होगा, तभी तो राष्ट्रीय राइफल्स को छेड़ा उसने। ऐसी ऐसी इनकी दुकान चलती है। जहां किताबों में रेडिकलाइजेशन हो, वेयर बुक्स आर रिटन टू रेडिकलाइज यूथ, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट? आप क्या क्या उम्मीद करते हैं? क्या उम्मीद करेंगे राइट। आप? हाउ इट वर्क्स, इट्स एज सिंपल एज दैट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, ये चीज़ और कि पाकिस्तानी आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं और जो जवान हैं, इनकी लाइफ़स्टाइल में बहुत बड़ा फ़र्क है, जिसकी वजह से हमें एक रिज़ेंटमेंट हमेशा दिखता है। ऑफिसर्स तो बाहर चले जाते हैं, ये बेचारे मरते रहते हैं। हमें करगिल में ये बात दिखी। भूखे प्यासे लड़ने वाले फौजी, जिनकी डेड बॉडी तक नहीं ली गई, उनकी लाशों पे सियासत करते रहे आर्मी के ऑफिसर्स, और 10 साल पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बन गए वही ऑफिसर, जिन्होंने उन्हें भूखे प्यासे मरने के लिए लड़ने में मजबूर कर दिया। वही करगिल वॉर बनी फ्लैश पॉइंट, जिसकी वजह से आर्मी टेक ओवर हुआ। ये जो लोअर लेवल जवान है, जो 6 लाख का लोअर लेवल जवान है पाकिस्तानी आर्मी का, उसको मरवा के अपने, उसकी लाश पे अपने फार्म हाउसेस जो बना रहे हैं, ये क्या ये पाकिस्तानी फौजी, आम फौजी को नहीं पता है? क्या पाकिस्तानी आवाम को नहीं पता है? रोहित भाई, 2 चीजें आपको बता दूं इंटरेस्टिंग। पाकिस्तान की 12% जमीन पे आर्मी का कब्जा है ऑफिशियली, 12% जमीन विद CLU। CLU मींस चेंज ऑफ लैंड यूज। ये जो नए नए DHA बनते हैं, इससे 4G जनरल अमीर होते हैं। आपको पता है JCO को कितनी जमीन मिलती है? JCO, जवान की बात है, जवान तो बेचारा वो तो ऐसे ही डिस्पोजेबल इनके लिए। JCO बनने पे आपको 60 बीघा जमीन मिलती है, 60 बीघा जमीन। और मेजर जनरल बनने पे पता कितनी मिलती है? मिनिमम 240 एकर्स ऑफ लैंड, मिनिमम।
बाई गॉड। 240 एकर्स ऑफ लैंड। तो ये आपने जो आपका जो आंकलन है बिल्कुल सही है। उनके दम पे तो इनकी दुकान चलती है, उनके दम पे तो इनकी दुकान चलती है। अब मुझे बताइए, जहां एक मेजर जनरल को 240 एकड़ जमीन दे दी आपने, यार एक जवान को आधी एकड़ तो दे दो। क्या जवान की किस्मत में जो गोली खा रहा है आधी एकड़ भी नहीं आएगी, 1 एकड़ सही भी नहीं बात है, आएगी? सही बात है। मेजर जनरल जितने मेजर जनरल एक को तुम दे रहे हो, उसमें तो भाई 250 जवानों का भला हो जाएगा, सही बात 250 है। जवानों का भला हो जाएगा, 500 जवानों का भला हो जाएगा। वो भी गरीब घर के लोग हैं, कुछ उनका भला हो जाएगा, कुछ खा कमा लेंगे, कुछ खेती कर लेंगे, कल को नहीं रहे तो उनका कुछ इंश्योरेंस होगा, कुछ सिक्योरिटी होगी। पर ऐसे नहीं होता। डीएचए कौन बनाता है? जो मल्टी मिलियन डीएचए हाउसिंग कॉलोनी, वो तो फौज बनाती। शाहीन अस्करी बहरिया फौजी तंजीम कौन चलाता? जनरल चलाते। ये जो बेचारा जवान है, ये गरीब घर से आता है, कम पढ़ा लिखा है, इसको वही जहाद, काफिर, कातिल, गजवा हिंद, ये सब चीजों में लगा के रखते हैं। बच गया ठीक है, मर गया कोई बात नहीं। मुझे बताए रोहित भाई, हमारे यहाँ, प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे, हमारे हीरो स्वर्गीय विपिन रावत जी जब मरे, पता कितना पैसा मिला उनके पास? सीडीएस, एक्स चीफ ऑफ आर्मी, 3.5 लाख रुपए। उनके फादर भी जनरल थे, उनके फादर भी जनरल थे। 3.5 लाख रुपए। ये सीडीएस है इंडिया का। यहाँ जवान और सीडीएस में कोई फर्क नहीं है। ये वहां देखिए, जितनी जमीन आप एक मेजर जनरल को देते हो, उसमें 500 जवानों का भला हो जाएगा, 500 जवानों का। पर हमारे होगा क्या बात? ये असलियत पता है कहाँ पता चलती है? ये आर्मी का आरआर हॉस्पिटल है, रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल। वहां कभी जाएंगे तो आर्मी का चीफ, फॉर्मर आर्मी चीफ, करंट आर्मी चीफ और जवान, सबका इलाज इकट्ठे हो रहा होता है। बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं आपको। कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल, फॉरेन तो भूल जाइए, कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल तक में नहीं होता। सबका इलाज आरआर हॉस्पिटल, ये धौला कुआं में, बहुत दूर भी नहीं है, सामने सबके साफ दिखता है। मैं खुद गया हूं, देख के आया। यही तो बात है ना, हमारे यहाँ रैंक डज नॉट मैटर। सब सिपाही है, सब देश के सिपाही है, सब भारत माता के सपूत है। जाति, धर्म ये भी मैटर नहीं करता, रीजन मैटर नहीं करता, आपका रिलीजन, कास्ट कुछ मैटर नहीं करता। जब आपने ऑलिव ग्रीन वर्दी पहनी है, भारत माँ के बच्चे हो, ये एक सिमिलैरिटी है, एक यूनिफाइंग फैक्टर है, और कुछ नहीं है हम में। यहाँ आपके कितने फीते लगे, कितने सितारे लगे, ये मैटर नहीं करता। आपने बिल्कुल सही कहा रोहित भाई, वहीं जनरल साहब भी होंगे, वहीं सिपाही भी होगा, वही सब होंगे। और हम तो सबको सैल्यूट करते हैं। हमें जनरल साहब मिले, हम तो उनको भी सैल्यूट करते हैं। मैं कई बार जाता हूँ, मेरे सामने आर्मी की ट्रक चल रही है तो मैं तो सैल्यूट करता हूँ सबको, मैं अपनी गाड़ी से सैल्यूट करता हूँ। मेरे लिए तो सब आदरणीय, सम्माननीय, मेरे देश के सिपाही। मेरे लिए इससे बड़ी गौरव की बात क्या है? मुझे कोई मतलब नहीं उसके कितने सितारे, कितने फीते लगे, वो फौज देखे, वो फौज का काम है। मेरे लिए, मैं तो सबको सलाम करता हूँ भाई, मैं तो भारतीय, मैं तो ये करूंगा। मैं आपको ये चीजें क्यों बता रहा हूँ, ये है वहां की असलियत। क्योंकि आप देखिए, अब जो कल स्वात में हमला हुआ, 14 लोग मरे, सुसाइड अटैक, कौन मरता है? यही तो मरते हैं। जो बलोच जिनको मार रहे हैं, या जिनको ये टीटीपी वाले मार रहे हैं, कौन मार रहे हैं? जनरलों ने तो अपने लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियां बना ली, वो तो बुलेट प्रूफ वेस्ट लगा के जलते हैं, बॉम्ब प्रूफ, माइंड प्रूफ गाड़ियां हैं। तो हकीकत की जिंदगी ये है। और रोहित भाई, परिस्थिति अब और खराब है। आप पूछेंगे कैसे? परिस्थिति ऐसे खराब है, अब खाने को खाना नहीं है भाई। बाकी छोड़ो, असला छोड़ो, बारूद छोड़ो। और चाइना अपने असले का एक्सपेरिमेंट कहाँ करता है? पाकिस्तान में। अपना कबाड़ कहाँ बेचता है? पाकिस्तान में। खुद किससे हथियार लेता चाइना? रशिया से। और इनको बेचता अपना हथियार। वो सब कुछ छोड़ो रोहित भाई, जब 2 वक्त की रोटी ना मिले फौजी को, पीने को पानी ना मिले, जख्म के लिए दवाई ना मिले, वो फौजी क्या लड़ेगा? DGISPR वालों ने तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस खींच ली, मीडिया मिल गया, पब्लिसिटी मिल गई, कवरेज मिल गई। हकीकत तो ये है, खाना भी नहीं है फौजी के पास। 2 रोटी नहीं मिल रही, 2 रोटी नसीब नहीं हो रही। बिरयानी की बात नहीं कर रहा हूँ, या तो 2 रोटी नसीब नहीं हो रही, दाल रोटी नहीं मिल रही, दाल चावल नहीं मिल रहा। तो बाजवा साहब क्या गलत बोले? सही तो बोले बाजवा साहब। अब इतनी जाहिल कौम है कि अगर कोई सच बोले, उसको प्रूव करने के लिए 5 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अगर तुम में हिम्मत है, तुम में दम है, तो अरेस्ट करो ना बाजवा को, करो अरेस्ट।
मानूंगा तुम सच कह रहे हो, नहीं तो मैंने कहा ना दोनों में से एक तो झूठ बोल रहा है, या ये बोल रहा है या वो बोल रहा है। अगर अरेस्ट किया तो भाजपा झूठ बोल रहे हैं, नहीं किया तो भाजपा सच कह रहे हैं, या डीजी ISPR वाले झूठ बोल रहे हैं। ये हकीकत है यार, ये हकीकत है सर। एंड इट्स अ वेरी पिटेबल सिचुएशन। बहुत दयनीय परिस्थिति है, दयनीय परिस्थिति है। राइट, ये दयनीय परिस्थिति है। और पाकिस्तानी आर्मी में जो सिचुएशन है वो सिचुएशन सच में यही है कि जवान अपनी जान देता है वतन के लिए नहीं, अपने अफसरों के प्रमोशंस के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग सर। उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। सुमित सर, आपकी डिमांड आती रहती है। कल परसों भी कोई एक जनाब कमेंट कर रहे थे कि सुमित पीर साहब का है। मैंने भाई बिजी है, बिजी, आ रहे, डोंट वरी सर, आप आते रहें तो अच्छा है। लोग आपको पसंद करते हैं और लोग आपको सुनना चाहते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। रोहित भाई आपको नमस्कार, प्रणाम, सभी को साधुवाद, जय हिंद, हर हर महादेव। महादेव।